टीटीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने लेकर ट्राउन सीरीज 41। आज ट्राउन्स ड्रिल में ये 41st ड्रिल होनी है और जब आप कहेंगे, जब आपकी मर्ज़ी होगी, मैं लाइव भी आऊँगा, लाइव भी आपके सामने। आप लोग रिकॉर्डेड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो अभी हमने सोचा फिर से एक वीडियो रिकॉर्डेड ही दे दिया जाए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बस दोस्तों, प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ मी, अगर आप थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों में, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे, हमारा भी हौसला बना रहे, हमें भी अच्छा लगे कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑल्दो इट इज़ समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज क्वाइट प्लेजेंट। नो एरर। इसमें एरर ढूंढनी है आपको, ढूंढिए एरर, बताइए किस पार्ट में एरर है, आपको बताना है। किस पार्ट में एरर है आपको डिटेक्ट करना है, बताइए। ऑल्दो इट इज समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज क्वाइट प्लेजेंट। मुझे तो देखिए पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है कि सी पार्ट में एरर है और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, वॉच के बदले इज का प्रयोग होगा सी पार्ट में, क्योंकि पार्ट ए में इट इज़ समर दिया है। इससे पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में है और वर्तमान के वेदर का जिक्र है। ओके, आई थिंक इट्स लाउड एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल? ये एक अच्छा क्वेश्चन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी प्रोलेटेरियन पूछा जा सकता है। ये जो शब्द है ये पूछा जा सकता है आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए कि आप कितनी समझ रखते हैं मार्क्सवाद की, समाजवाद की, बाकी चीज़ों की। तो प्रोलेटेरियन जो एक शब्द है, तो प्रोलेटेरियन नॉवेल क्या है? वॉरियर्स, वर्किंग क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, मिडिल क्लास। तो किससे ये रिलेटेड होता है? थीम क्या होती है प्रोलेटेरियन नॉवेल की? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ वर्किंग क्लास बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोलेटेरियन नॉवेल जो होता है उसकी थीम वर्किंग क्लास होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एबल क्वीन ऑफ द गोथ्स हु मैरिड सैटर्निनस इन द टीटस एंड्रोनिकस? अब आपको बताना है, अगर आपने टीटस एंड्रोनिकस पढ़ा है। वसुंधरा मैम, हमने टीटस एंड्रोनिकस पढ़ाया है कि नहीं? अगर हमने पढ़ाया है पेड में तो टीटस एंड्रोनिकस और बहुत सारे प्लेज का, हिस्ट्री प्लेज पर एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं देने जा रहा हूँ। पहले मैं पेड में देना प्रेफर करूँगा और उसके अलावा हिस्ट्री प्लेज भी हम कवर करेंगे पूरा हिंदी में और डिटेल्ड, सड़क छाप किसी किताब से नहीं, प्रतिष्ठित किताबों कई, अब कम से कम मैंने 20 किताबें इकट्ठा की हैं, उनके निचोड़ से आपको बिल्कुल शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज का जो एक हवा खड़ा किया जाता है उसको भी बहुत जल्दी हम ठीक करने वाले हैं। और बिल्कुल आपको शेक्सपियर, आपको कभी भी यूजीसी नेट के लिए, एनवीएस, केवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, शेक्सपियर के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई वरी नहीं रहेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ एबल क्वीन ऑफ द गोथ्स? जो गोथों की क्वीन थी, एबल क्वीन थी, चूंकि दुष्ट प्रकृति की थी, हु मैरिड सैटर्निनस इन टीटस एंड्रोनिकस। आपको बताना है उसका नाम क्या था। बेसियानस था, आरोन था, टमोरा था, सैटर्निनस था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जिन लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। टमोरा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। वेनम का एंटोनिम बताना है आपको। What is the antonym of venom? Afraid, deceptive, antidote, unworthy। आसान है, मैं इसमें बिल्कुल समय नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेनम, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जो विष हो। विष को क्या बोलते हैं? देखिए, विष और जहर में फ़र्क होता है, ध्यान में रखिएगा। खैर ये हिंदी की क्लास नहीं है तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन वेनम का मतलब क्या है? विष। जैसे शिव जी ने विष पान किया था, तो यहाँ पर वेनम का एंटोनिम क्या होगा? एंटीडोट हो जाएगा। अ रिलीजियस वॉर, अगर कोई धार्मिक युद्ध हो, धर्म युद्ध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। आई डोंट थिंक कि जो भी इंटेलिजेंट या नॉट ओनली इंटेलिजेंट, जो भी मेटिकुलस स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इसका जवाब तुरंत दे लेंगे। जो रिलीजियस वॉर यहाँ पर क्रूसेड होता है, जो रिलीजियस वॉर होता है उसे क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। Question number 6. Dash is used almost as a period full stop within a sentence.
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भी है, डैश है, कॉलन है, हाइफन है, सेमी कॉलन है, इज यूज्ड ऑलमोस्ट एज ए पीरियड, oblique full stop within a sentence. It is used at the end of a thought in place of and, but, because, etc. to indicate that the thought continues into another thought. क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, जवाब दीजिए। पंक्चुएशन से क्वेश्चन है। मॉक ड्रिल में, ट्राउंस ड्रिल में इतने पंक्चुएशन के क्वेश्चन कराए गए हैं। जब आप में से कई लोगों का फोन आता है कि सर पंक्चुएशन, तो तब मैं समझ जाता हूं कि आप मन लगा के ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से नहीं देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेमी कॉलन की। ध्यान में रखिएगा, सेमी कॉलन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एज ए पीरियड फुल स्टॉप विद इन अ सेंटेंस। बस इसकी शर्त यह है, it will be used within a sentence. It is used at the end of a thought in place of and, but because, etc. to indicate that the thought continues into another thought. Okay? I hope it is clear. Next question पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये कुछ कहावतें होती हैं अंग्रेजी साहित्य में, जिनमें हूबहू वही शब्द यूज होता है। एज हार्मलेस एज अ, क्या होता है? रोज, हेयर, डव, लार्क। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे गए हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान में रखिएगा, एज हार्मलेस एज अ, ये हार्मलेस था, शुरुआत में मैं शायद हार्नेस पढ़ रहा था, माफ़ कीजिएगा। एज हार्मलेस एज अ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? डव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, बीमार लोगों के लिए वह स्थान जहां पर वे अपने स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, स्वास्थ्य में रिकवरी करते हैं, क्या कहते हैं उसे? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों तो यहां डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। सैनिटोरियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। कम टू स्टैंड स्टिल ईडियम है, इसका क्या मतलब होता है? कम टू स्टैंड स्टिल ईडियम का क्या मतलब होगा? आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको विजिबल होते रहते हैं। अगर स्क्रीन पर हमारे नंबर आपको विजिबल नहीं भी हो रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा सारा डिटेल मिल जाएगा। उस डिटेल को देख के आप हमारा पेड कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है पेड कोर्स अवेल करने की। अगर आप यूट्यूब के भी चीज़ों को देख रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कंपल्सरी है, इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन हाँ, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन, अगर मेरे कोर्सेज को जो पढ़ेगा, जिस हिसाब से मैं बताता हूं तैयारी करेगा, आई गारंटी 100% ऑफ सक्सेस। 100% सफलता की गारंटी देता हूं, सफल हो जाएंगे। और रिजल्ट्स आ रहे हैं वर्ग 2 में। इंद्रवीर जी हैं, अभी उनका वर्ग 2 में चयन हुआ। अभी उनका नाम मैंने नहीं लिया है, लाइव आके मैं नाम लूंगा। इंद्रवीर जी के अलावा इसके पहले प्रीति कुशवाहा का चयन हुआ था। उसके पहले कितने 7-8 लोगों का चयन हुआ। तो हमारे यहाँ जो कि हमारा साल भर या 1 साल 2 महीने 3 महीने का शुरुआत है और ढेर सारे सिलेक्शन हो रहे हैं अपने आप में, और बहुत सारे लोगों का होगा। हमारे परिचय में नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम की देरी है, उनका सिलेक्शन निश्चित है। कम टू स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होगा? टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर डी हो जाएगा, कम टू अ सडन स्टॉप। ओके, क्या हो जाएगा? कम टू अ सडन स्टॉप। कम टू स्टैंड स्टिल का मतलब कम टू सडन स्टॉप हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। फ्रेंचाइज का सिनोनिम बताना है आपको। व्हाट इज द फ्रेंचाइज? व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ फ्रेंचाइज? बताइए, जवाब दीजिए। थोड़ा सा वक्त लेता हूं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्योंकि फ्रेंचाइज जो होता है वो मताधिकार के सेंस में यूज होता है। इतना आपको हिंट दे दिया। आप इसका सिनोनिम बताइए, फ्रेंचाइज का सिनोनिम क्या होगा? देखिए, फ्रेंचाइज का जो सिनोनिम होता है वो होगा सफरेज। एक वर्ड है, बहुत सुंदर सा वर्ड है, सफरेज। ध्यान रखिएगा, सफरेज का मतलब भी मताधिकार होता है। मताधिकार मीन्स, इसको संधि विच्छेद कर दीजिए, मत देने का अधिकार इस मताधिकार। तो सफरेज, अब सफरिंग मत पढ़ लीजिएगा कि ओझा सर बता रहे थे कि सफरिंग मतलब मताधिकार। सफरेज है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंचाइज और इसका सिनोनिमस क्या होगा? सफरेज। दोनों का अर्थ क्या होता है?
मताधिकार, 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 ध्यान में रखिएगा। फ्रेंचाइज मींस मताधिकार, सफरेज मींस मताधिकार, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज पाइनिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हिज लॉस्ट फादर। पाइनिंग फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय पाइनिंग फॉर? इफ समबडी इज पाइनिंग फॉर समथिंग, यहां पर तो ही इज पाइनिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हिज लॉस्ट फादर। पाइनिंग फॉर का क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। यहां पर दोस्तों क्रेव फॉर अ पर्सन, किसी की चीज की तीव्र इच्छा होना, इज पाइनिंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अदिति सॉ डीना शॉपिंग एट द मॉल। अदिति सॉ डीना शॉपिंग एट द मॉल, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। चारों विकल्पों को पढ़िए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। डीना वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who ridiculed Shakespeare's play Othello and called it a tragedy of the handkerchief? ये बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसने मजाक उड़ाते हुए शेक्सपियर के ओथेलो नाम के प्ले का मजाक उड़ाते हुए उसे कहा कि ये तो रुमाल की त्रासदी है, ट्रेजेडी ऑफ हैंडकरचीफ है? क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जवाब दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, ध्यान में रखिएगा, बताइए, बताएं, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में टॉमस राइमर ने क्या कहा? रेडिक्यूल करते हुए कहा कि जो ओथेलो है वो ट्रेजेडी ऑफ हैंडकरचीफ है। ध्यान में रखिएगा, आज के बाद नहीं भूलेगा। These two pictures resemble with each other। यहां पे क्या होगा बताएं, इसको इंप्रूव करना है आपको। रिजेंबल विद ईच अदर, आपको मैंने हिंट दे दिया। ईच अदर, फॉर ईच अदर, यहां पे क्या होगा? टू ईच अदर, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। ईच अदर, रिजेंबल के बाद विद नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीटस एंड्रोनिकस रिटर्न्स आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर द, यहां पर बताना है डैश है, किस पर जीत हासिल करने के बाद वो वापस लौटा अपने वतन? टीटस एंड्रोनिकस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन शेक्सपियर से है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये गोथ्स पर, गोथों पर विजय करके वो लौटा था। Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and whining from the moral consolation। ये किसने कहा? किसका कमेंट है वॉर्ड्सवर्थ पे? बताइए, जवाब दें, पढ़ें और जवाब दीजिए। दरअसल ये वाइनिंग नहीं है, विनिंग है, ध्यान में रखिएगा। WINNING, वाइनिंग का वो अर्थ अलग हो जाएगा। Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation। बताएं, जवाब दें। एनीवे लेट मी रिस्पॉन्ड इट। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें दोस्तों तो यहां सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। कैम्पटन रिकेट इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्ले लॉयल्टीज बाय गैल्सवर्दी एंड्स विद द ट्रेजिक डेथ ऑफ। लॉयल्टीज जो प्ले है किसकी दुखांत मृत्यु के साथ खत्म होता है? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 17 में बी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं। यहां पर बी केवल और केवल बी होगा। मिस्टर डैंसी की दुखद मृत्यु के साथ ही यह प्ले खत्म हो जाता है। द पोम माइकल बाई वर्ड्सवर्थ इज अ, जो कविता है माइकल वर्ड्सवर्थ के द्वारा क्या है? सोनेट है, पेस्टोरल पोम है, ओड है, ऑबिचुअरी है? आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 18 में जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है पेस्टोरल पोम, वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोना सेड टू मी आई हैव बॉट दिस कार फॉर माई फादर। इसको आपको चेंज करना है, इसको जो स्पीच को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, मोना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बॉट दिस कार फॉर माई फादर इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें तो डी जवाब देने वाले यहां बिल्कुल सही हैं सबके सब। मोना टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट दैट कार फॉर हर फादर। ध्यान में रखिएगा, ना समझ में आए, पेड में मैंने पढ़ाया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 घंटे का है या 2.5 घंटे का है या हो सकता है 1.25-2 घंटे का हो, तो ये मत कहिएगा पहले से कि फिर कि सर आपने तो इतने का बताया था, इतने का है। शी रिफ्यूज टू फिनेंस माई बिजनेस एंड सो थ्रू अ स्पैनर इन इट। उसने मना कर दिया फाइनेंस करने के लिए या फिनेंस करने के लिए माई बिजनेस एंड सो थ्रू अ स्पैनर इन इट। If you are throwing a spanner in something, what do you mean by it? If you are throwing a spanner, question number 20, question number 20 की बात करें दोस्तों, तो question number 20 में जिन दोस्तों का जवाब डी है वो बिल्कुल सही है। सैबोटॉज प्लान, किसी प्लान को सैबोटॉज कर देना। अब कहेंगे आप सैबोटॉज किस चिड़िया का नाम है, तो आप बताइए सैबोटॉज का क्या मतलब होता है। सैबोटॉज दोस्तों, सैबोटॉज का मतलब सीधे सीधे होता है जानबूझकर या गुप्त रूप से किसी चीज को क्षति पहुंचाना, यह सैबोटॉज होता है, ध्यान में रखिएगा। सैबोटॉज का मतलब होता है किसी चीज को वैंडलाइज कर देना। सैबोटॉज का मतलब होता है डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, ध्यान में रखना है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस। कौन सी नदी है जो शेक्सपियर के जन्मस्थान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देना है यहां पर बिल्कुल द एवॉन, ध्यान में रखिएगा। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस, इट इज द एवॉन। एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज क्या है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला ऐसे है, ड्रामा है, सोनेट सीक्वेंस है, नॉवेल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें दोस्तों तो आपने पढ़ लिया होगा, इसका सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं, सोनेट सीक्वेंस है। Let's come to the next question. Aristotle says that a plot must have unities. Which of the following is not one of the 3 unities? निम्नलिखित में से कौन सी यूनिटीज की चर्चा अरिस्टोटल नहीं करता। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ कैरेक्टर, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, किसकी चर्चा नहीं करता अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 23, वंडरफुल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत हद तक संभावना है कि यह क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके एग्जाम में दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो बी बिल्कुल सही होगा। यूनिटी ऑफ कैरेक्टर की बात नहीं करता, वो टाइम, प्लेस और एक्शन की बात करता है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले द फेम्ड लवर्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्टार क्रॉस्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से शेक्सपियर के प्ले में जो प्रसिद्ध प्रेमी जोड़े हैं उनको डिस्क्राइब कैसे किया गया, स्टार क्रॉस्ड के रूप में डिस्क्राइब किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देना है आपको, और यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। रोमियो एंड जूलियट इज द राइट आंसर। ये बताइए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो सकता है ये प्रश्न नहीं है। इनफैक्ट ये प्रश्न नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये वसुंधरा मैम ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन, द फ्रेज फ्रॉम द प्ले रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट आर सो डिस्क्राइब्ड इन द प्रोलॉग ऑफ द प्ले। कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया स्टार क्रॉस के रूप में, प्रोलॉग के रूप में। प्रोलॉग जो है प्ले का, उसमें स्टार क्रॉस लवर के रूप में इनको कहा गया है, इनको डिस्क्राइब किया गया है। लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डूम्ड टू फेल आर सेट टू बी स्टार क्रॉस। वो प्रेमी जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती, उन्हें स्टार क्रॉस्ड कहा गया है। ओके, मतलब फ्रस्ट्रेटेड बाय द स्टार्स, मतलब उनकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा होता, इसलिए उन्हें स्टार क्रॉस्ड कहा जाता है। तो ये प्रोलॉग में कहा गया है, फ्रस्ट्रेटेड बाय द स्टार्स बिकॉज दोज हु बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी क्लेम दैट द स्टार्स कंट्रोल ह्यूमन डेस्टिनी। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे, ज्योतिष शास्त्र में यकीन करते हैं,
वो मानते हैं कि जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, वो सितारों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विलियम शेक्सपियर यूज द फ्रेज टू डिस्क्राइब द लवर्स इन रोमियो एंड जूलियट। ध्यान में रखिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है फुल ग्रेवाइल वॉज बायोग्राफर ऑफ। ये किसके बायोग्राफर हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है। तो इन्होंने सर फिलिप सिडनी की बायोग्राफी लिखी है, ध्यान में रखिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये आपको बताना है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 26, it acts as a subject, object or adverb in its own clause. B है, it also acts as a conjunction joining its clause to the rest of the sentence. Gives essential information about the noun in question. All of the above, both E में है, both A and B। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर जिन लोगों ने ई जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। ई जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, बोथ ए एंड बी। देखिए, इट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या एडवर्ब इन इट्स ओन क्लॉज। ओके, एडवर्ब के रूप में भी अपने क्लॉज में काम करता है। बी में देखते हैं क्या है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए कंजंक्शन ज्वाइनिंग इट्स क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ध्यान में रखना है। The poem Daffodils by William Wordsworth is also known as। Daffodils को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आसान है ये। I wandered lonely as a cloud is the right answer। Who said Milton was the poetical son of Spenser। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्लीशे टाइप है लेकिन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देना है। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा कि मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ध्यान में रखना है आपको। In his sonnet Methought I saw my late spouse Saint, Milton celebrates his। किसको याद करते हैं, किसको कमेमोरेट करते हैं अपने इस सोनेट में। सोनेट का नाम है Methought I saw my late spouse Saint। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो सेकेंड वाइफ को इसमें सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उसको याद करते हैं, उसको कमेमोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज अपीयर ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। कौन सा फ्रेज है जो शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देना है आपको। तो यहाँ सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कर्स बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिएगा इसको। और प्लीज़ 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 मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को शेयर कीजिए। इस नैरो माइंडेडनेस से सभी को बाहर निकलने की ज़रूरत है कि अगर सर का चैनल मैंने बता दिया तो दूसरे आगे निकल जाएंगे। ये सब धारणा आपकी सफलता के मार्ग में बाधक है। आप किसी को अच्छा शेयर करेंगे, हो सकता है उसका भी मन पिघले और आपको भी कोई अच्छा चैनल शेयर करे। तो ध्यान में रखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। लाइक करके जाइएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस सेशन।